हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे प्रमोशन के बारे में। जैसे कि हमने 4 एलिमेंट्स हमने पढ़े थे, 4 एलिमेंट्स मतलब कि 4 पीस हमने पढ़े थे मार्केटिंग मिक्स में, जिसमें हमने पहला पढ़ा था प्रोडक्ट में हमने किया था ब्रांडिंग, हमने किया था पैकेजिंग, लेबलिंग हमने किया था। फिर सेकंड एलिमेंट आया हमारा प्राइसिंग का, जो हमने लास्ट में पढ़ा था। फिर थर्ड एलिमेंट आता है प्लेस का, जिसमें हमारा फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन आता है। लेकिन फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स एंड कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन आपका सिलेबस से कट ऑफ हो चुका है, तो वो हम नहीं करेंगे। तो हम डायरेक्टली फोर्थ एलिमेंट पे आ रहे हैं। वैसे हम थोड़ा ब्रीफ में आपको बता देता हूँ कि फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, क्योंकि आपको पता है कि प्लेस ऑफ प्रोडक्शन और प्लेस ऑफ कंजम्पशन जो है काफ़ी प्लेस गैप होता है दोनों के बीच में। तो उसके बीच में जो मिडलमैन इंक्लूड किए जाते हैं डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का या प्लेस मिक्स का मतलब बनता है कि वो सारे डिसीजंस जो रिलेटेड होते हैं आपके प्रोड्यूसर से जो सामान आप तक पहुंचता है वो किस चैनल से आपके पास पहुंच रहा है। चैनल का मतलब है कि एजेंट से पहुंच रहा है, डायरेक्टली प्रोड्यूसर से ही पहुंच रहा है, या डायरेक्टली रिटेलर होलसेलर से पहुंच रहा है, तो उसे हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन चैनल या फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स। तो ये हमारे सिलेबस से कट ऑफ हो चुका है। तो हम जो इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है या लास्ट एलिमेंट है मार्केटिंग मिक्स का, वो हम करेंगे, जिसके 4 पार्ट्स हैं आगे। ये 4 दिन में आपका जो चैप्टर है पूरा हो जाएगा। तो आज हम शुरू करते हैं प्रमोशन। आपको नाम से ही पता चल रहा है किसी की चीज़ के बारे में कुछ बढ़ाना चढ़ाना या प्रमोट करना किसी चीज़ को जिसकी सेल नहीं हो पा रही है, तो उसकी सेल बढ़ाने के लिए या कुछ नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करने के लिए हम कुछ प्रमोशन टेक्निक यूज़ करते हैं। तो प्रमोशन का मतलब होता है दोज एक्टिविटीज़ विच आर कंसर्न विद द अंडरटेकिंग टू कम्युनिकेट विद द कस्टमर्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स। क्योंकि प्रोड्यूसर जैसे एक जगह पे है तो उसे पूरे वर्ल्ड से कम्युनिकेट करना पड़ता है, तो उसके लिए उसे प्रमोशन टेक्निक यूज़ करनी पड़ती है। प्रमोशनल कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि वो एक तरह से इन्फॉर्म करना चाह रहा है और उसे परसुएड करना चाह रहा है। परसुएडिंग का मतलब होता है कि किसी चीज़ को एग्री करवाना चाह रहा है लोगों को, मतलब कस्टमर्स भी हो सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स में जो मिडल मैन होते हैं वो भी हो सकते हैं, जिससे कि वो उनके प्रोडक्ट्स को खरीदें और उन्हें इन्फॉर्म करें कि भाई इसके मेरिट्स क्या क्या है प्रोडक्ट्स के बारे में। जैसे कि आपने हेयर डाई सुना हो तो कि जैसे आपने टैगलाइन सुनी होगी, सुनहरे काले मेरे बाल वैश्य मोल ने किया कमाल। तो ये टैगलाइंस होती हैं, एक तरह से किसी किसी प्रोडक्ट की टैगलाइंस होती हैं जिनसे वो अट्रैक्ट कर रहा है, उनको इन्फॉर्म कर रहा है कि उसे मेरिट्स बता रहा है प्रोडक्ट के लिए, और उनको प्रोडक्ट को खरीदने के लिए एक तरह से अट्रैक्ट कर रहा है, प्रमोट कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है। अब हम आते हैं प्रमोशन मिक्स पे। प्रमोशन मिक्स का मतलब होता है कि ऑल डिसीजंस related to the promotion of sales of products or the services, marketer generally chooses a combination of these promotional tools। मतलब कि वो सारे डिसीजन जिनसे कि वो अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज की सेल को प्रमोट कर सकता है, उन्हें हम बोलते हैं प्रमोशन मिक्स। अब इनमें 4 टूल्स होते हैं, 4 एलिमेंट्स है प्रमोशन मिक्स के, जो हमने पढ़ने हैं अगले 4 दिनों में। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है एडवर्टाइजिंग, नेक्स्ट है सेल्स प्रमोशन, फिर पर्सनल सेलिंग, देन लास्ट में हम पढ़ेंगे पब्लिक रिलेशंस के बारे में। तो आज हम पढ़ते हैं एडवर्टाइजिंग के बारे में, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जो आपने काफ़ी अपनी डेली लाइफ में काफ़ी सुना भी है, इस बारे में काफ़ी कुछ देखा भी है आपने इसके बारे में। जैसे आप नॉर्मली बोलते हैं कि जैसे टीवी पे कोई मैच चल रहा है, टीवी पे कोई सीरियल चल रहा है, कोई मूवी चल रही है, तो बीच में ब्रेक में जो एडवर्टाइजमेंट्स आती हैं या बीच में जो कमर्शियल्स आते हैं उनको हम बोलते हैं एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग का मतलब क्या होता है, जब पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन एंड प्रमोशन ऑफ आइडियाज़, गुड्स और सर्विसेज बाय अ स्पॉन्सर, आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। इसका मतलब क्या होता है कि जब कोई टीवी पे या रेडियो पे कोई भी पर्सन किसी भी गुड्स या सर्विसेज के बारे में का आइडिया जो है, उसे खरीदने का जो आइडिया प्रमोट करता है, लेकिन वो पर्सनली नहीं बोल रहा है, उसे पैसे दिए गए हैं वो सब कुछ बोलने के लिए, तो उसे हम बोलते हैं एडवर्टाइजिंग। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल जैसे अमिताभ बच्चन, रणवीर सिंह, शाहरुख खान, अक्षय कुमार जो है, जो भी एडवर्टाइजमेंट करते हैं, उन्हें उनका कोई पर्सनल कोई उनका ऑब्जेक्टिव नहीं होता कि उनकी सेल बढ़े ना बढ़े, उनको कोई लेना देना नहीं होता है, लेकिन उनको उस चीज़ के पैसे ही मिल रहे हैं। वो एक तरह से पर्सनल प्रेजेंटेशन नहीं है, जैसा उनको एक्चुअल में खुद से पर्सनल फील होता है कि भाई ये प्रोडक्ट अच्छा है, ये है, ऐसा है, वैसा है, वो चीज़ नहीं होती है। उनको सिर्फ जो लिख के दिया गया है उनको सिर्फ वही बोलना होता है, क्योंकि ये पेड फॉर्म होती है। तो जो जैसा कंपनी चाहती है, कल एक फेस उनका होता है, लेकिन जो वर्बल्स होते हैं, जो विजुअल्स होते हैं, वो कंपनी डिज़ाइन करती है। तो उस केस में अगर ये हम अकॉर्डिंग टू अबव डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो इसके 3 फीचर्स बनते हैं। पहले कि पेड फॉर्म, स्पॉन्सर जो है पे करता है एडवर्टाइजिंग के लिए,
जिससे कि वो कोस्ट को बियर करता है। जैसे कि अगर अमिताभ बच्चन अंबुजा सीमेंट की अगर ऐड कर रहा है तो अमिताभ बच्चन का कोई उसमें ना कोई प्रॉफिट है ना कोई लॉस है। अमिताभ बच्चन को सिर्फ उस ऐड करने के लिए पैसे मिल रहे हैं, उसका कोई पर्सनल प्रेजेंटेशन नहीं है, उसका पर्सनल आइडिया नहीं है, पर्सनल प्रेफरेंस नहीं है उस चीज़ के लिए। फिर नेक्स्ट है इम्पर्सनैलिटी। जो प्रोड्यूसर होता है वो डायरेक्टली कस्टमर से कोई भी फेस टू फेस कम्युनिकेशन नहीं कर पाता है। जैसे एडवर्टाइजमेंट में आपको पता है कि क्या होता है कि एडवर्टाइजमेंट क्या होती है, एक तरह से टीवी पे एक छोटी सी वीडियो होती है, एक तरह से वीडियो रन होती है, आप उसे देखते हो, लेकिन आप दोनों के बीच में फेस टू फेस कम्युनिकेशन नहीं होता है। मतलब कि अगर आपको कोई डाउट है कुछ है तो आप उस डायरेक्टली एडवर्टाइजमेंट को देख के कुछ पूछ नहीं सकते हो। तो वो जस्ट एक मोनोलॉग है, डायलॉग नहीं है। मोनोलॉग का मतलब वो जानते होंगे जिन्होंने, शायद एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, जैसे कि प्यार का पंचनामा एक मूवी आई थी, जिससे कि एक जो वर्ड है मोनोलॉग काफ़ी हिट हो गया था कि मोनोलॉग एक्चुअल में होता क्या है, जब एक ही पर्सन बोल रहा है और दूसरा पर्सन सिर्फ उसको सुन रहा है, उसे हम बोलते हैं मोनोलॉग। तो एडवर्टाइजमेंट जो तरह से होती है मोनोलॉग होती है। डायलॉग का मतलब होता है जब दो लोग आपस में बोलते हैं, जैसे कि हम या फिर एडवर्टाइजर्स, दो लोग हो गए, अगर आपस में बोल सकते होते तो वो डायलॉग हो जाता। लेकिन एडवर्टाइजमेंट में कोई फेस टू फेस कम्युनिकेशन नहीं होता है दोनों के बीच में, तो उसे हम बोलते हैं मोनोलॉग। फिर नेक्स्ट है आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। एडवर्टाइजमेंट जो होती है कैसे आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर या फर्म या इंडिविजुअल द्वारा की जाती है, जिसका कुछ सेल, जिसको अपनी सेल इंक्रीज करनी होती है। तो ये इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग 3 फीचर्स थे। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा फीचर्स ऑफ एडवर्टाइजिंग और मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया, यहाँ पे आएगा एडवांटेजेस ऑफ एडवर्टाइजिंग। सिमिलर वर्ड से शायद मैं गलती कर गया हूँ। तो ये फीचर्स भी हैं, अगले जो 6 पॉइंट्स हम करेंगे ये फीचर्स भी हैं और इसके एडवांटेजेस भी हैं। अगर आपका क्वेश्चन आता है, मतलब कि क्वेश्चन आता है पेपर में कि भाई व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द एडवर्टाइजिंग, तो आप इन 6 में से भी लिख सकते हो और इन 3 में से भी लिख सकते हो। तो बेसिकली आपके पास 9 पॉइंट्स हो जाते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन आता है कि भाई व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ एडवर्टाइजिंग, तो आपको ये 3 डेफिनेशन ज़रूर लिखनी है। डेफिनेशन के साथ में ये 3 फीचर्स ज़रूर लिखनी है, ठीक है। फिर हमारा पहला पॉइंट आता है, इसमें पहला फीचर या पहला जो एडवांटेज है हमारा एडवर्टाइजिंग का, वो है रीच। रीच का मतलब होता है, ये जानवर का नाम नहीं है जो अपने शायद अपने माइंड में आया होगा। रीच का मतलब होता है कि एडवर्टाइजमेंट की हेल्प से हम बहुत ही जल्दी लार्ज एरिया में, लार्ज मार्केट में रीच मतलब कि पहुंच सकते हैं, अपनी बात को पहुंचा सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर मान लो कि जैसे मुझे कुछ एडवर्टाइजमेंट करनी है और मुझे साउथ अफ्रीका तक भी न्यूज़ पहुंचानी है, तो फॉर एग्जांपल मैं कहीं एक ऐड डाल दूंगा जहाँ पे साउथ अफ्रीकन जो व्यूअर्स हैं वो अवेलेबल होंगे, तो वो जब वो उसे देखेंगे वो इन्फॉर्मेशन उन तक पहुँच जाएगी। तो एडवर्टाइजिंग एक बहुत फास्ट चैनल होता है जिससे कि हम अपनी बात जो है बहुत ही वाइड या लार्ज एरिया में बहुत इजीली पहुंचा सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे नॉर्मली मीडियाज़ होते हैं, जैसे टीवी है, रेडियो है। टीवी और रेडियो की जो रीच होती है बहुत हायर होती है, बहुत स्पीडली होती है। तो जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल कि अगर हमने, जैसे कि आपने कभी मूवीज़ वगैरह में भी देखा होगा, कोई ऐसे कोई नेशनल कोई इमरजेंसी होती है, कोई न्यूज़ होती है, तो वो न्यूज़ चैनल के थ्रू या इंटरनेट के थ्रू भी हम तक बहुत जल्दी जल्दी पहुँच जाती है। ऐसा नहीं होता कि वो घर तक बताने आता है, कोई लेटर वगैरह लिखता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो रीच काफ़ी हायर तक होती है और काफ़ी स्पीडली होती है एडवर्टाइजिंग की। फिर नेक्स्ट है चॉइस। वाइड चॉइस होती है मीडिया में जो अवेलेबल होती है एडवर्टाइजमेंट के लिए। जैसे कि वीडियो है, वीडियो में क्या होता है, जैसे कि टीवी पे एड्स आती हैं। ऑडियो में क्या होता है, कभी जैसे ऑडियो क्लिपिंग या रिकॉर्डिंग आती है रेडियो पे। फिर आता है विजुअल ऑडियो, जैसे कि नॉर्मली आप टीवी पे देखते ही हो विजुअल ऑडियो, जिसमें वीडियो भी है और ऑडियो भी है, डायलॉग्स भी हैं। कुछ वीडियोज़ ऐसी होती हैं जिसमें सिर्फ एक तरह ग्राफिक प्रेजेंटेशन भी हो सकता है, इसमें कुछ ना कुछ आवाज़ नहीं होती है। फिर नेक्स्ट है प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया का मतलब होता है जैसे अखबार है, मैगजीन्स हैं। तो जो इन प्रिंट मीडिया वी कैन सेलेक्ट न्यूज़पेपर, मैगजीन्स। दिस वेराइटी हेल्प्स मार्केटर टू सेलेक्ट द मीडिया। जैसे कि बहुत सारी वेराइटीज़ होती हैं इन द चैनल ऑफ एडवर्टाइजिंग मीडिया। अगर आप चाहो तो वीडियो यूज़ कर सकते हो, ऑडियो यूज़ कर सकते हो, दोनों का कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हो, प्रिंट मीडिया भी यूज़ कर सकते हो। फिर नेक्स्ट है लेजिटिमेसी। लेजिटिमेसी का मतलब होता है जब एडवर्टाइजमेंट में कोई भी बात पब्लिकली बोली जाती है कि भाई जैसे अगर कोई भी पर्सन 100 लोगों के बीच में कोई एक बात बोलता है तो उसका कोई ना कोई एक ऑथेंटिसिटी बन जाती है, उसका कोई ना कोई एक प्रूफ होता है कि भाई ये बात गलत नहीं हो सकती क्योंकि वो 100 लोगों के बीच में कह रहा है। तो ऐसा कभी कभी कहा भी जाता है, नॉर्मली पर्सनली मैं बताऊँ तो कहा भी जाता है कि भाई मैं 10 लोगों के बीच में कह रहा हूँ तो मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ। नॉर्मली लोग ये इस स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं, कहते फ्रेज है ये। तो मैसेज गिवन टू द कस्टमर्स पब्लिकली, सो देयर इज़ ऑलवेज प्रूफ फॉर इट।
बिकॉज अगर आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लो कि मैंने 1000 लोगों में एक बात कह दी जो शायद झूठ है या गलत है, तो 1000 लोग तो मुझे बाद में मारेंगे ना कि अगर वो झूठ निकलती है तो उस केस में जो लेजिटिमेसी का मतलब होता है कि जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है एडवर्टाइजमेंट के थ्रू वो पब्लिकली दी जा रही है, किसी को पर्सनली नहीं दी जा रही है, तो उससे एक प्रूफ होता है उसके साथ में, तभी वो दी जा रही है। तो कस्टमर को बिलीव होता है कि कस्टमर जो कंपनी है कोई भी झूठी इन्फॉर्मेशन नहीं देगी प्रोडक्ट के लिए पब्लिकली, तो कस्टमर की तरह कंफर्टेबल फील करता है उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए जो एडवर्टाइज किया जा रहा है। फिर जो हमारा नेक्स्ट फीचर है वो है एक्सप्रेसिवनेस। अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं मार्केटर्स को कि वो अपने मैसेज को ड्रामेटाइज कर सकें। जैसे कि आपने सुना ही होगा कि काफ़ी सारी एड्स ऐसी होती हैं जिसमें टैगलाइंस ऐसी यूज़ की जाती हैं, जैसे कि ड्राइंग्स की हेल्प से, कलर्स की हेल्प से, पिक्चर्स की हेल्प से, म्यूज़िक डांस की हेल्प से, कि वो इजीली एक्सप्रेस किए जा सकते हैं। जैसे कुछ ऐड में ऐसा होता है, जैसे आपने एक सीमेंट की ऐड देखी होगी जिसमें दीवार नहीं टूट पाती है, तो वो उसको ड्रामेटाइज किया गया है। लेकिन अगर आपकी कोई दीवार होती है तो वो शायद हो सकता है टूट भी जाए, ऐसा कुछ नहीं होता कि भाई टूटेगी ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वैसा कुछ नहीं है। मतलब कि एक चीज़ को काफ़ी एग्जैजरेट करके बढ़ा चढ़ा के ड्रामेटाइज करने का एक तरह से अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है उनको। जैसे आपने एक एडवर्टाइजमेंट का दिमाग में एग्जांपल आ रहा है, आपने थम्स अप की ऐड देखी होगी जिसमें अक्षय कुमार काफ़ी छत से कूद के या कहीं से भी ट्रक से एक थम्स अप उठा के पीता है, और वो टैगलाइन उसकी है, टैगलाइन ध्यान में नहीं आ रही है, तो वो उस चीज़ को ड्रामेटाइज किया जा रहा है आइडिया को, तो उसके लिए अपॉर्चुनिटीज़ मिले, क्रिएटिव अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है कि उससे अपने आइडिया को एक्सप्रेस खुल के वो कर सके। फिर नेक्स्ट है इकोनॉमी। इट इज़ ऑलवेज फेल्ट दैट एडवर्टाइजर्स इंक्रीज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट बट एडवर्टाइजिंग increase is considered economical as compared to the other promotional techniques. If we calculate cost per customer, it is very low or nominal. ऐसा कहा जाता है कि एडवर्टाइजिंग होने की वजह से जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट है हमारा, पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है हमारा पर प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग वो हमारा बढ़ जाता है, लेकिन जो एडवर्टाइजिंग है वो एक तरह से इकोनॉमिकली माना गया है एज़ कम्पेयर टू द अदर प्रमोशनल टेक्निक्स। अगर हम बाकी प्रमोशनल टेक्निक्स की अगर हम बात करते हैं तो एडवर्टाइजिंग काफ़ी इकोनॉमिकली हमें पड़ता है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम कैलकुलेट करेंगे कॉस्ट पर कस्टमर के अकॉर्डिंग तो वो काफ़ी कम पड़ेगा। अगर क्योंकि एडवर्टाइजिंग की हेल्प से हमारी डिमांड बढ़ेगी, हमारी सेल्स बढ़ेगी, हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारी पर यूनिट कॉस्ट होती है वो हमारी कम हो जाएगी। तो उसके अकॉर्डिंग ऐसा नहीं है कि भी एडवर्टाइजिंग होने की वजह से हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या कॉस्ट ऑफ जो प्रोडक्ट है वो बढ़ जाएगा। फिर हमारा लास्ट फीचर है एनहांसिंग कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड कॉन्फिडेंस। कस्टमर को एक थोड़ी सी एश्योरिटी मिल जाती है, एश्योरेंस मिल जाता है क्वालिटी के लिए, और वो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता है कि अगर स्पॉन्सर जो है वो इन सभी बेनिफिट्स को क्लेम करते हैं एडवर्टाइजिंग में। क्योंकि अगर जैसे मतलब मैं कोई, जैसे मैंने आपको बताया था कि ब्रांड की कोई चीज़ लेता हूँ जिसको आपने टीवी में भी देखा है, तो आपको एक तरह से एश्योरिटी रहती है, एश्योरेंस रहता है और कंफर्टेबल आप हो जाते हैं उसको खरीदने के लिए, क्योंकि आपको लगता है भाई ये सभी लोग उसे देख रहे हैं तो वो झूठ नहीं बोल रहा होगा, तो उसकी क्वालिटी सच में अच्छी हो सकती है। फिर हमारा जो आता है आज का जो लास्ट टॉपिक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, आपको ध्यान से समझना भी है। इसका नाम है क्रिटिसिज्म या ऑब्जेक्शंस टू द एडवर्टाइजमेंट। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो एडवर्टाइजमेंट के अगेंस्ट होता है कि भाई एडवर्टाइजमेंट नहीं होनी चाहिए, वो एक तरह से लोगों को गुमराह कर रही है। अब वो कैसे करेंगे, 5 पॉइंट्स हैं इसके, थोड़े बड़े बड़े हैं तो आपको ध्यान से भी समझने हैं, और मोस्टली क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, ये वाला क्वेश्चन केस स्टडीज़ में बन के आ सकता है। पहला पॉइंट है क्रिटिसिज्म का, इफेक्ट ऑफ वैल्यूज़, मटीरियलिज्म एंड लाइफ स्टाइल्स। मैं क्लियर कर देता हूँ इन तीनों वर्ड्स का मतलब क्या है। लाइफ स्टाइल का मतलब आपको पता है कि क्या होता है। इससे पहले कि लाइफ स्टाइल चेंज हो जाता है लोगों का, कि पहले कि फास्ट फूड की तरफ जैसे आजकल ज़्यादा सारी ही अट्रैक्टेड है, मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं नहीं हूँ, सभी हैं। मटीरियलिज्म एक चीज़ ऐसी है जो काफ़ी एक तरह से डिसअपॉइंटिंग चीज़ है, जो सब उसी की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। मटीरियलिज्म का मतलब होता है कि एक तरह से जो फिज़िकल चीज़ें हैं, फिज़िकल एक्सिस्टेंस में जो चीज़ें हैं, उनसे ही उनकी नीड सेटिस्फाई हो रही है, उनसे ही उनको हैप्पीनेस एक तरह से मिल रही है। लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता है कि मटीरियलिज्म खाली एक तरह से एक ऐसी चीज़ है, छलावा हो सकती है, जिसको मैं मानता भी हूँ और बोल भी रहा हूँ कि अगर वो चीज़ पास में है तो हम खुश हैं, और वो चीज़ नहीं है तो हम खुश नहीं हैं। लेकिन एक्चुअल में मटीरियलिज्म जो चीज़ें होती हैं, मटीरियलिस्टिक जो चीज़ें होती हैं, वो सिर्फ एक हेल्पिंग चीज़ें होती हैं, एक तरह से होल सम में चीज़ें नहीं होती कि वो है तो ही सब कुछ है, नहीं तो सब कुछ भी नहीं है। तो जो मेजर क्रिटिसिज्म है वो एडवर्टाइजिंग का वो ये है कि एक तरह मटीरियलिज्म को प्रमोट करता है। एक तरह से कहा जाता है कि नॉलेज जो होती है एडवर्टाइजमेंट से क्या होता है, बहुत सारे नए नए प्रोडक्ट्स आते हैं, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स का यूज़ जो होता है उनके बारे में अवेयरनेस फैलाई जाती है, उनके बारे में नॉलेज स्प्रेड की जाती है।
तो उससे क्या होता है कि लोग जो होते हैं, नॉलेज अबाउट मोर एंड मोर प्रोडक्ट्स इंड्यूसेस कस्टमर्स टू बाय मोर एंड मोर प्रोडक्ट्स। जैसे कि एडवर्टाइजमेंट इन्फॉर्म करता है लोगों को कि भाई मार्केट में इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं, नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, पुराने प्रोडक्ट्स भी हैं, सर्विसेज भी हैं। तो नॉलेज होने की वजह से लोग इंड्यूस हो जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं उनको ख़रीदने के लिए, चाहे वो उनके यूज़ के हो या ना हो। पीपल स्टार्ट डिमांडिंग प्रोडक्ट्स विच दे डोंट इवन रिक्वायर। जैसे कि आपने कभी देखा हो मार्केट में, अगर आप कभी जाते हो तो कोई ना कोई आपको एक चीज़ चिपका देता है जो आपके यूज़ की नहीं भी होती है। तो ये सब क्रिटिसिज्म है। लेकिन इस क्रिटिसिज्म के अगेंस्ट में से कहा गया है कि हु इज़ लीस्ट इन्फॉर्म्ड इज़ मोस्ट सेटिस्फाइड। ये कहना गलत होगा कि जिसको कम इन्फॉर्मेशन है वो कम, मतलब कि ज़्यादा सेटिस्फाइड है, ऐसा नहीं हो सकता है। क्योंकि एडवर्टाइजमेंट सिर्फ एक तरह से नॉलेज बढ़ा रहा है कस्टमर की, वो उसे मजबूर नहीं करेंगे आपको खरीदना ही खरीदना है। वो जो राइट होता है कि भाई खरीदना है ना खरीदना, वो कस्टमर के पास होता है। वो उसे ज़बरदस्ती नहीं बोलेगा भाई अल्लाह पैसे दे, मैं तेरी गाड़ी में सामान डाला है, ऐसा नहीं होता है। तो ये जो क्रिटिसिज्म है एक तरह से इतना ज़्यादा हाई लेवल पे बुनियादी नहीं है कि इसका इतना प्रूफ नहीं है कि भाई ये क्रिटिसिज्म हम किया जा सके, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट सिर्फ नॉलेज प्रोवाइड कर रहा है, वो आपको मजबूर नहीं कर रहा है कि आपको खरीदना ही खरीदना है। फिर नेक्स्ट है एनकरेज सेल ऑफ इन्फीरियर एंड डुबियस प्रोडक्ट्स। अब इसमें क्या कहता है कि विद द हेल्प ऑफ एडवर्टाइजिंग एनीथिंग कैन बी सोल्ड इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर क्वालिटी। एडवर्टाइजिंग की हेल्प से कुछ भी सामान बेचा जा सकता है, चाहे वो ख़राब क्वालिटी का हो, चाहे डुबियस प्रोडक्ट हो। डुबियस का मतलब होता है कि डुप्लीकेट प्रोडक्ट जो हो सकते हैं। अब लेकिन ये ऑब्जेक्शन भी एक तरह से सही नहीं माना गया है, क्योंकि क्या इन्फीरियर है क्या सुपीरियर है ये कौन कैसे कह सकता है। क्योंकि जो रिच क्लास के लिए जैसे नाइक है या प्यूमा है वो सुपीरियर है, बाकी जो लोकल ब्रांड्स है वो इन्फीरियर है। लेकिन जो लोअर इनकम ग्रुप होते हैं, जिनकी इनकम लो होती है, कम होती है, उनके लिए उनकी नीड ही सेटिस्फाई उनसे होती है, लोकल ब्रांड से सेटिस्फाई होती है। तो विथ लो कॉस्ट इन्फीरियर गुड्स, so it is not advertisement which encourage sale of inferior goods, it is one's pocket or financial capacity which decides this। तो ऐसा कहा गया है कि एडवर्टाइजमेंट एक तरह से इसको encourage नहीं करता है या रूलिंग नहीं करता है कि भाई कि आप गलत चीज़ें या खराब क्वालिटी के प्रोडक्ट्स खरीदो। कई लोग दुनिया में ऐसे भी जी रहे हैं जिनके नसीब में अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स नहीं भी हैं। मोस्टली लोग ऐसे भी होंगे जो कुछ दिन ऐसे भूखे भी रहते होंगे। तो उनके लिए लो कॉस्ट इन्फीरियर गुड्स जो होते हैं वो भी उनके लिए एक तरह से सुपीरियर में काउंट होते हैं। कई लोग ऐसे भी हैं अगर जिनको 2-3 दिन में कुछ खाने को मिल जाए तो वो भी उससे ज़्यादा सुपीरियर उनके लिए कुछ हो ही नहीं सकता है। वैसे ये चीज़ अलग होगी, लेकिन मेरे कहने का ये मतलब है कि जो एडवर्टाइजमेंट है वो इन्फीरियर गुड्स की सेल को इनकरेज नहीं करती है। डिसाइड कौन करता है इन्फीरियर गुड्स की सेल को? लोगों की पॉकेट और उनका फाइनेंशियली कैपेसिटी जो है। लेकिन रियल क्रिटिसिज्म क्या होता है इसका एडवर्टाइजमेंट का कि वो डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स की सेल को इनकरेज करती है। ये एक्चुअल में इसका क्रिटिसिज्म बनता भी है। अब सम प्रोड्यूसर्स कैन एग्जैजरेट यूज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड इनोसेंट कस्टमर्स गेट ट्रैप्ड इन एंड बाय डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स। अब एग्जैजरेट एक नया वर्ड शायद हो सकता है आपके लिए। एग्जैजरेट का मतलब होता है कि बड़ा चढ़ा के कुछ बोलना। जैसे कि कई बार होता है ना कि भाई कुछ जैसे चीज़ होती है कि अंबुजा सीमेंट की आपने सुनी है कि दीवार नहीं टूटेगी चाहे आप रोड रोलर से उड़ा दो। आपने सुना होगा कि भाई ये क्रीम लगा लो 7 दिन में गोरे हो जाओगे। जैसे कि एग्जांपल भी इसका यूज़ करते हैं, जैसे वेस्ट इंडीज़ का कोई प्लेयर पकड़ लिया, क्रिस गेल पकड़ लिया, एक जगह से हमने डब्स लगाया और 2 दिन में चमक गया। तो ये चीज़ें होती है एग्जैजरेट करने वाली, क्योंकि एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं होता है। वो बस उसको एग्जैजरेट कर रहे हैं, बड़ा चढ़ा के बोल रहे हैं जिससे कि आपके दिमाग में वो चीज़ चिपक जाए। जैसे कई लोग काले होते हैं तो उनको क्या लगता है भाई ये मैं लगाऊंगा 7 दिन में गोरा हो जाऊंगा, बस बढ़िया, इससे तो मेरी तो ज़िंदगी सफल हो गई। तो वो उस चीज़ को एक्सैजरेट कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। फिर हमारा थर्ड पॉइंट आता है ये कंफ्यूज करता है रादर देन हेल्प्स। अब जैसे कि हर मार्केट इंडिया की अगर हम बात करें या पूरे वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो जो एडवर्टाइजमेंट है, नंबर ऑफ एडवर्टाइजमेंट है बढ़ती ही जा रही है दिन पे दिन। मतलब कि अगर आज 5 थी, मतलब बहुत पहले की बात है जब 5 थी, आज के टाइम तो हज़ारों में होती है एडवर्टाइजमेंट्स। हर ब्रांड क्लेम करता है कि उसका जो ब्रांड है वो सबसे बेस्ट है। तो ये जो क्लेम्स है बाय डिफरेंट कंपनीज कंफ्यूज करते हैं कस्टमर को कि भाई वो किस ब्रांड का सामान खरीदें। जैसे कि आपने काफ़ी एडवर्टाइजमेंट देखी होंगी पेप्सोडेंट की, कोलगेट की, या काफ़ी सारी टूथपेस्ट होती है। उनकी हर ब्रांड में आप मतलब कि हर एडवर्टाइजमेंट में आपने ये सुना होगा कि देश का सबसे जाना माना टूथपेस्ट हर डॉक्टर इसी को ही रिकमेंड करता है। जब हर डॉक्टर पेप्सोडेंट को भी रिकमेंड कर रहा है, हर डॉक्टर कोलगेट को भी रिकमेंड कर रहा है, तो फिर कस्टमर खरीदेगा किसको? तो ऐसा कहा गया कि ये जो इसीलिए ऑब्जेक्शन किया गया कि एडवर्टाइजमेंट एक तरह से कंफ्यूज करता है लोगों को कि भाई कौन सा ब्रांड बेस्ट है, किसका सामान खरीदे और किसका ना खरीदे। हेल्प नहीं करता है,
कंफ्यूज करता है। लेकिन इसका इस ऑब्जेक्शन का जो ऑब्जेक्शन है, मतलब एक तरह से इसका ऑब्जेक्शन के अगेंस्ट में जो बोला गया है वो ये है कि एडवर्टाइजमेंट एक तरह से वाइडर चॉइस प्रोवाइड करता है कस्टमर्स को। टुडे जो आज का कस्टमर काफ़ी स्मार्ट है, उसे पता है कि भाई क्या चीज़ खरीदनी क्या नहीं खरीदनी है, तो वो जो ये ऑब्जेक्शन है एक तरह से बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि आज का जो कस्टमर है काफ़ी स्मार्ट हो चुका है, बेवकूफ़ नहीं है कि जो उसे बोल दे वो मान लेगा। तो वो एक तरह पहले, जैसे कि आपने एक टैगलाइन भी सुनी होगी, इसी शायद वॉशिंग पाउडर की है, वॉशिंग पाउडर शायद निरमा की है कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो आज का कस्टमर कुछ ऐसा ही बन चुका है कि पहले यूज़ करता है और अगर अच्छा नहीं लगता तो उसे फेंक देता है, कभी दोबारा यूज़ नहीं करता ज़िंदगी में। तो आज के टाइम पे कस्टमर मतलब कि काफ़ी स्मार्ट है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि भाई वो कंफ्यूज हो जाए। फिर हमारा सेकंड लास्ट पॉइंट है आज का, वो है सम एडवर्टाइजमेंट्स आर इन द बैड टेस्ट। ये पॉइंट आपको क्लियरली समझ में भी आ जाएगा, क्योंकि कुछ जो अनदर ऑब्जेक्शन है वो ये है कि कुछ एडवर्टाइजमेंट ऐसी भी होती है जो बैड लैंग्वेज या बैड टेस्ट को यूज़ करती हैं, जैसे कि द वे दे आर स्पीकिंग मे नॉट अपील एवरीवन। जैसे कि कुछ एडवर्टाइजमेंट की जो कुछ टैगलाइंस होती हैं, कुछ लाइन्स होती हैं, कुछ डायलॉग्स होते हैं जो सभी को अपीलिंग नहीं होते हैं, मतलब सभी को एक तरह से अट्रैक्टिव नहीं हो सकते हैं। क्योंकि कुछ एडवर्टाइजमेंट में जो लड़कियां हैं या कुछ औरतें होती हैं उन्हें एक तरह से ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ किया जाता है, जैसे कि जहाँ पे उनको यूज़ किया जा रहा है वहाँ पे शायद उनके कोई रिक्वायरमेंट भी ना हो, कोई यूज़ भी ना हो, कोई ज़रूरत भी ना हो चाहे। जैसे कि अगर आपने देखा होगा डिक्सी अंडरवियर या आफ्टर शेव लोशन या फिर किसी और प्रोडक्ट की कोई एडवर्टाइजमेंट आ रही है जहाँ पे उनकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, फिर भी उनको एक तरह से दिखाया जा रहा है। तो कुछ एडवर्टाइजमेंट ऐसी भी होती हैं जो रिलेशंस को ख़राब करती है। किनके रिलेशंस को ख़राब करती है? जैसे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई के, मदर इन लॉ डॉटर इन लॉ के जो रिलेशंस होते हैं उनको उनके ऊपर भी इम्पैक्ट डालते हैं कुछ एडवर्टाइजमेंट्स। कुछ एडवर्टाइजमेंट ऐसी होती हैं जो कि रिलेशन को ख़राब करती है, और उनकी जो लैंग्वेज होती है, जो विजुअल्स होते हैं, वो सबके लिए नहीं होते हैं। लेकिन इस ऑब्जेक्शन के अगेंस्ट में जो कहा गया है वो क्या है, दीज टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट शुड बी अवॉइडेड। मतलब कि जो एडवर्टाइजमेंट है थोड़ी हद तक अवॉइड किए जाने चाहिए, कि वुमेंस को एक तरह से ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ नहीं किया जाना चाहिए किसी भी एडवर्टाइजमेंट में। बट इट कांट बी एन ऑब्जेक्शन बिकॉज गुड और बैड टेस्ट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू द पर्सन। पर्सन टू पर्सन उसका जो टेस्ट है, जो उसकी प्रेफरेंस है, वो डिपेंड करता है कि उसे कैसी पसंद है। जैसे कि ओल्ड जनरेशन है, वो आज के टाइम की जो एडवर्टाइजमेंट होती है उनको प्रेफर नहीं करेगी, लेकिन जो आज की टुडेज जो जनरेशन है, मॉडर्न जनरेशन है, उसके लिए वो नॉर्मल चीज़ है। तो इट इज़ मैटर ऑफ पर्सनल ओपिनियन, एज वट वाज नॉट एक्सेप्टेड बाय द यस्टरडेज जनरेशन इज़ एक्सेप्टेड बाय द टुडेज जनरेशन। जो कल की जनरेशन एक्सेप्ट नहीं कर रही थी वो आज की जनरेशन एक्सेप्ट कर रही है। तो ऐसा बोलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा कि भाई ये कि एक तरह से बैड टेस्ट है या बैड लैंग्वेज है। फिर हमारा जो लास्ट पॉइंट आता है हमारा आज का, वो है एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट आर पास्ड ऑन टू द कस्टमर्स इन फॉर्म ऑफ हायर प्राइसेस ऑफ प्रोडक्ट्स और द सर्विसेज। एडवर्टाइजमेंट होने की वजह से जो भी कस्टमर प्रोडक्ट्स खरीद रहा है उसके प्राइस को बढ़ा दिया जा रहा है, ऐसे ही ऑब्जेक्शन किया गया है। और मोस्ट सीरियस ऑब्जेक्शन भी यही है कि एडवर्टाइजमेंट होने की वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाता है, तो वो प्राइस को बढ़ा देता है, क्योंकि फर्म जो है बहुत हैवीली अमाउंट पे मतलब कि स्पेंड करती है एडवर्टाइजमेंट्स पे, और जो एक्सपेंसेस होते हैं वो कॉस्ट में ऐड कर दिए जाते हैं और कस्टमर को एक तरह से हायर प्राइसेस पे करने होते हैं। ये ऐसा ऑब्जेक्शन है। लेकिन इस ऑब्जेक्शन के अगेंस्ट में से कहा गया है कि एडवर्टाइजमेंट होने की वजह से डिमांड भी इंक्रीज़ होती है। डिमांड इंक्रीज़ होगी तो सेल्स बढ़ जाएगी, सेल्स बढ़ेगी तो हमें प्रोडक्शन बढ़ानी पड़ेगी, और प्रोडक्शन बढ़ेगी तो कंपनीज़ को इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल मिल जाएगा, और तो वो पर यूनिट कॉस्ट को हम कम कर सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग प्राइस हमारे कम हो जाएंगे। जैसे कि हमने ऊपर एक पॉइंट में भी हमने पढ़ा था, यहाँ हमने पढ़ा था इकोनॉमी में, हमने पढ़ा था कि एडवर्टाइजिंग की वजह से जब हमारी सेल्स बढ़ती है, प्रोडक्शन बढ़ती है, और एडवर्टाइजिंग काफ़ी इकोनॉमिकल चीज़ होती है बाकी प्रमोशन टेक्निक से कंपैरिजन में, तो उससे जो हमारी एक तरह से पर कस्टमर की हमारी जो कॉस्ट होती है वो लो रहती है, नॉमिनल रहती है। तो सेम पॉइंट है कि एडवर्टाइजमेंट की वजह से हमारा कस्टमर का कोई भी इतना लॉस नहीं होता है, मैक्सिमम से मैक्सिमम 2-3 रुपये का इतना ही लगता, या बहुत मिनिमल नॉमिनल ना मात्र ही खर्चा उसका बढ़ता होगा। तो ये हमने पढ़ा था प्रमोशन में हमने पढ़ा कि जो अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए जो भी हम एक्टिविटीज़ करते हैं उन्हें हम बोलते हैं प्रमोशन। फिर हमने 4 एलिमेंट्स के बारे में हमने सुना प्रमोशन मिक्स के, एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग एंड पब्लिक रिलेशंस। फिर हमने पढ़ा एडवर्टाइजिंग, उसके फीचर्स हमने पढ़े। फिर नेक्स्ट हमने पढ़ा 5 पॉइंट्स हमने पढ़े। कहाँ के पढ़े हमने? क्रिटिसिज्म या ऑब्जेक्शंस टू द एडवर्टाइजिंग, जो कि एक तरह से एडवर्टाइजिंग के कुछ अगेंस्ट थे।
फिर हमने उन्हीं पॉइंट्स में ही हमने पढ़ा कि उस ऑब्जेक्शंस के अगेंस्ट में भी क्या कहा गया, कि कुछ ऑब्जेक्शंस ऐसे भी होते हैं जैसे कि वो ऑब्जेक्शन पूरी तरह से ठीक नहीं है। जैसे कि इसमें हमने पढ़ा था कि रियल क्रिटिसिज्म क्या बनता है कि डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स की सेल को इनकरेज करता है, कि जो एक तरह से बिल्कुल ही गलत है, मतलब कि एक तरह से ये क्रिटिसिज्म बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो ये हमने 5 पॉइंट्स हमने पढ़ा। तो ये था हमारा अच्छा टॉपिक। और फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन आपका सिलेबस से कट ऑफ हो चुका है, तो वो उसके बारे में मैंने आपको ब्रीफ में बताया भी था थोड़ा बहुत शुरू में। फिर कल हम पढ़ेंगे सेल्स प्रमोशन के बारे में। थैंक यू।